हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सुनेंगे अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का मज़ेदार उपन्यास जांबाज। तो शुरू करते हैं जांबाज का तीसरा भाग। अब तो जंग शुरू हो चुकी है, उसे रोका नहीं जा सकता। थापर अपने आप में बड़बड़ाया। आज कौन सा दिन है? चौथा। थापर ने सिगरेट सुलगा ली। आज आज का क्या प्रोग्राम है? कहाँ चोट है? पुजारी की बादशाहत के कौन से हिस्से पर? आज जहाँ चोट करनी है वहाँ मैं करना तो नहीं चाहता, परंतु इस खूनी जंग में सब कुछ करना पड़ेगा। रहम करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। पुजारी भटनागर की खास चहेती के बारे में मालूम हुआ है। पुजारी उसे सिर आंखों पर रखता है। 1.5 साल से उसे अपने पास रखे हुए है। आज हमारा इरादा उसी पर वार करने का है। वार करने से क्या मतलब? उसे खत्म करना है। उसका नाम कमलेश मेहता है और इस जंग में कमलेश मेहता हो या भटनागर का जहाज, हमारे लिए एक ही बात है। बस हमारे वार से पुजारी को चोट पहुंचनी चाहिए। थापर ने समझने वाले भाव से सिर हिलाया। देवराज चौहान, मत भूलो कि पुजारी को नगीना की भी खबर मिल सकती है। नहीं मिलेगी। मान लो मिल जाए तो वह नगीना को किसी हालत में नहीं छोड़ेगा। जंग में नफा और नुकसान नहीं सोचा जाता था, पर सिर्फ दुश्मन का नुकसान सोचा जाता है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर सख्त लहजे में कहा। पुजारी से मुझे हारना नहीं है, लेकिन एक एक बार करके तुम कब तक पुजारी का मुकाबला करते रहोगे? इससे तो जंग समाप्त नहीं होगी। पुजारी तुम्हारे सामने डटा ही रहेगा और मामला जितना लंबा चलेगा तुम्हारे लिए ही नुकसानदेह रहेगा। हो सकता है पुजारी का वार तुम पर सटीक बैठ जाए। थापर ने उसे देखा। ठीक कहते हो तुम, लेकिन मैं इस मामले को लंबा नहीं होने दूंगा। जल्दी निपटेगा यह। देवराज चौहान ने थापर को देखा। पुजारी के बारे में तुम कुछ जानते हो क्या? कहाँ रहता है वह? नहीं जानता, लेकिन कोशिश करने पर जाना जा सकता है। तो कोशिश करो। थापर बिना कुछ कहे उठा और आगे बढ़कर फोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। कुछ ही पलों उपरांत वह पंकज सूरी से बात कर रहा था। पुजारी भटनागर के बारे में जानने की कोशिश करो कि वह कहाँ रहता है। अच्छी बात है। इन सब बातों से हमारे धंधे में फर्क नहीं आना चाहिए। माल बराबर सप्लाई करते रहो। जब तक यह मामला नहीं निपटता मैं धंधे पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। थापर ने कहा। जी, मैं फिर फोन करूंगा। थापर ने रिसीवर रखा और वापस आकर बैठ गया। अब मैं हर काम में तुम्हारे साथ रहूंगा। पुजारी की चहेती कमलेश मेहता का बंडल कब बांधना है? कुछ ही देर में। जगमोहन को। देवराज चौहान के शब्द अधूरे ही रह गए। जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। वह पास आया। पता चला? देवराज चौहान ने उसे देखा। हाँ, जगमोहन ने बैठते हुए बोला। कमलेश मेहता वाले बंगले पर सिर्फ 4 आदमी हैं और 2 नौकरानियां। 4 में से 2 तो बाहर दरबान के रूप में हैं, 2 पितरी पहरेदारी के तौर पर, 5वां कोई नहीं। चूंकि भटनागर का यह ठिकाना आम नहीं है, वह गुपचुप आता है, इसलिए पहरेदारी साधारण रखी गई है। तो फिर तुम लोगों को यह जगह कैसे पता लगी? थापर ने एकाएक पूछा। इत्तेफाक से 2-3 महीने पहले मुझे मालूम हुआ था कि पुजारी ने वहां माशूका पाल रखी है। जगमोहन ने शांत भाव से कहा। और वह इत्तेफाक आज हमारे काम आ गया। हर बात, हर सूचना कभी न कभी तो काम आती ही है। यह अंडरवर्ल्ड का हिसाब है। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया, फिर कह उठा। इस काम में हम साइलेंसर वाली रिवॉल्वर का इस्तेमाल करेंगे। तुम दोनों बाहर मौजूद दरबानों को शूट करके उन्हें भीतर डाल दोगे और बंगले की पहरेदारी पर रहोगे। बाहर से अचानक आ टपकने वाली मुसीबत से निपटोगे। मैं भीतर का मामला तय करूंगा। आज पहली कोशिश यही होगी कि इस काम में कोई शोर न हो, काम गुपचुप ही पूरा हो। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। शाम के 9 बज चुके थे। जगमोहन और थापर दबे पांव
बंगले के गेट पर मौजूद दोनों दरबानों के पास पहुंचे और उन्हें रिवाल्वरों की नालों पर रख लिया। वे हक्के बक्के रह गए। भीतर चलो, जगमोहन गुर्राया। तुम भीतर चलो, जगमोहन ने खतरनाक लहजे में कहा। रिवाल्वरों के साए में वे कुछ भी कर सकने के काबिल नहीं थे। उन्हें बंगले के लॉन के अंधेरे वाले हिस्से में ले जाकर शूट करके वहीं डाला और वापस आकर दरबानों के स्टूलों पर जम गए। शोर शराबा नहीं हुआ। इस काम के दौरान अन्य किसी भी व्यक्ति की झलक नहीं मिली थी। रिवाल्वरों पर साइलेंसर लगा होने के कारण किसी को फायरिंग के बारे में पता नहीं चल सका था। थापर ने घड़ी में समय देखा। अब उन्हें इंतजार था देवराज चौहान की तरफ से सिग्नल मिलने का। खिसको वाला सिग्नल। देवराज चौहान ने हाथ छोड़े तो निशब्द बंगले के पीछे वाली लॉन में मौजूद था। दांतों में फंसा रखी रिवाल्वर उसने तुरंत हाथ में ले ली थी। उसकी पैनी निगाह चारों तरफ घूमती चली गई। कोई नहीं था, किसी प्रकार का खतरा नहीं था। देवराज चौहान ने फौरन छोटी सी दौड़ में लॉन को पार किया और पानी की उस पाइप के करीब जा खड़ा हुआ जो छत तक जा रहा था। पहली मंजिल पर पाइप में सिर्फ 2 फीट के फासले पर एक कमरे की खिड़की थी जो कि इस वक्त खुली हुई थी। देवराज चौहान ने हॉट बींचकर रिवाल्वर पर साइलेंसर लगाया और उसे नाल से दांतों में दबाकर बंदरों के भांति पाइप पर चढ़ने लगा। कुछ ही क्षण में वह पहली मंजिल की खिड़की के करीब था। उसने पाइप से खुली खिड़की तक की 2 फीट की दूरी नापी। भीतर कमरे में रोशनी ऑन थी। देवराज चौहान ने सिर घुमाकर दाएं बाएं नीचे देखा। कोई शोर नहीं हुआ। देवराज चौहान ने सिर ऊपर करके भीतर झांका। कमरे में पंखा और एयर कंडीशनर ऑन था। सामने ही डबल बेड था और उस पर मौजूद पत्रिका के पन्ने उड़ रहे थे। उसे कमरे में कोई नजर नहीं आया। मौका ठीक था। अगले चंद पलों में वह कमरे के भीतर था। दांतों में फंसा रखी रिवाल्वर हाथ में लेकर पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई। कमरे में एक तरफ बाथरूम था। देवराज चौहान दबे पांव आगे बढ़ा और एक ही झटके में बाथरूम का दरवाजा खोल लिया। बाथरूम खाली था। उसने कमरे में मौजूद वार्डरोब खोला। भीतर ढेर सारे कीमती जनाना कपड़े मौजूद थे और उन कपड़ों से स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता था कि यही कमरा कमलेश मेहता का बेडरूम था। परंतु वह अपने कमरे में नहीं थी। क्या मालूम वह कमरे में हो ही ना, कहीं बाहर गई हो। परंतु अगले ही पल देवराज चौहान को अपना यह विचार त्यागना पड़ा। कमरे की हालत बता रही थी कि कमलेश मेहता कमरे में ही है। चलता एयर कंडीशनर, पंखा और बेड पर पड़ी मैगजीन के उड़ते पन्ने उसकी मौजूदगी की तरफ इशारा कर रहे थे। देवराज चौहान ने 2 पल सोचा, फिर रिवॉल्वर सावधानी से संभाले आगे बढ़ा और दरवाजे को जरा सा खोलकर सिर निकालकर बाहर झांका। दाईं तरफ एक गैलरी थी और बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। 2 पल तक देवराज चौहान उसी मृदा में खड़ा रहा, फिर सावधानी से बाहर निकला और दरवाजा बंद करके गैलरी में दबे पांव आगे बढ़ा। रिवॉल्वर सावधानी से हाथ में दबी थी। कुछ आगे जाकर दूसरे कमरे का बंद दरवाजा दिखाई दिया तो बिना किसी हिचक के उसने दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गया, हर तरह के हालात से मुकाबला करने को तैयार। परंतु कमरा एकदम खाली था। कमरे का बाथरूम भी उसने चेक किया, फिर बाहर निकल आया। इतने बड़े बंगले में कमलेश मेहता को तलाश करना भी समस्या थी और फिर उन 2 का भी ध्यान रखना पड़ रहा था जो पहरेदारी के लिए बंगले के भीतर तैनात थे। अभी वह चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि ठिठक गया। आगे वाले मोड़ पर से एक 40 वर्षीय औरत प्रकट हुई थी जो कि कम से कम कमलेश मेहता तो नहीं हो सकती थी। देवराज चौहान को देखकर वह चीखना चाहती थी। चीखने के लिए मुंह ही खोला था उसने। मजबूरी थी। देवराज चौहान ने ट्रैगर दबा दिया। साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से हल्की सी आवाज हुई और उस औरत के खुले मुंह में गोली प्रवेश करती चली गई जो कि उसके गले को पीछे से फाड़कर बाहर निकल गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें और भी फट गई। उसका जिस्म लहराया। उसे सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। वह दाई करवट धप की आवाज के साथ नीचे जा गिरी। उसके बाद फिर शांति छा गई। देवराज चौहान दूसरा फायर करने के लिए तैयार था।
कई पल उसने वेट किया, परंतु किसी भी तरह का खतरा सामने नहीं आया। लगता था वहां आसपास कोई भी नहीं था और किसी ने उसके साथ गुजरे हादसे को देखा नहीं था। शायद यह मामला खामोशी से निपट गया था। देवराज चौहान आगे बढ़ा। इस बार उसकी चाल तेज थी। अभी गैलरी के मोड़ से चंद कदम पहले ही था कि बिजली की सी गति से उसने खुद को नीचे गिराते हुए फायर कर दिया था। गैलरी के मोड़ पर से रिवॉल्वर थामे खतरनाक सा नजर आने वाला व्यक्ति प्रकट हुआ था, परंतु वह फौरन ही गैलरी की ओट में हो गया था, क्योंकि उसने देवराज चौहान को ट्रैगर दबाते देख लिया था। फायर खाली गया और वह बच गया था। देवराज चौहान के दांत बिछ गए। उसका जिंदा बचना ठीक नहीं था। पेट के बल फर्श पर पड़ा देवराज चौहान अपनी रिवॉल्वर सीधी किए रहा। पल बीता, 2 पल बीते, कई पल बीते। वहां गहरी खामोशी छाई हुई थी। किसी की सांसों की आवाज भी नहीं गूंज रही थी। एकाएक वातावरण में जैसे तीव्र हलचल मच गई। चंदा, किसी युक्ति का तीव्र आवाज वहां गूंजा। आज खाना मुझे कमरे में ही दे देना। इस आवाज के साथ ही मर्द की आवाज तेजी से गूंजी। आप आगे मत जाइए, वहीं रुकिए। क्यों? मेरे आगे जाने में क्या हर्ज है? इस आवाज के साथ ही गैलरी के दूसरे मोड़ पर से साड़ी पहने बेहद खूबसूरत औरत प्रकट हुई। बौखलाकर गैलरी की ओट में छिपा व्यक्ति बाहर निकला। तभी उस व्यक्ति की निगाह नीचे पड़ी खून से नहाई औरत पर पड़ी। उसके कदम ठिठके, चेहरे पर दहशत नाच उठी। देवराज चौहान ने ट्रैगर दबा दिया। गोली उस व्यक्ति की छाती में जा लगी। वह उछला और नीचे जा गिरा। युवती की निगाह देवराज चौहान पर पड़ी तो आतंक से भर उठी। एकाएक उसे होश आया। उसने पलटकर भागना चाहा कि देवराज चौहान की गुर्राहट सुनकर ठिठक गई। ठहरो। इसके साथ ही देवराज चौहान उठा और उसके पास आ पहुंचा। क्या नाम है तुम्हारा? कमलेश मेहता, वह भयभीत स्वर में कह उठी। पुजारी भटनागर की रखेल। उसने सहमति से डरे हुए अंदाज में अपना सिर हिलाया। शरारत नहीं करना, चलो नीचे। उसके होठ हिले, परंतु कुछ कहा नहीं उसने। चलो। देवराज चौहान ने दांत बींचकर उसकी बाह पकड़कर घुमाया तो कमलेश मेहता घूम गई और कांपती टांगों से आगे बढ़ी। देवराज चौहान उसके पीछे था। कौन हो तुम? देवराज चौहान। कौन देवराज चौहान? मुझसे क्या चाहते हो? उसने कंपित स्वर में पूछा। तुमसे नहीं, पुजारी भटनागर से चाहता हूँ। उसकी हर चीज को तोड़ देना चाहता हूँ। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर उसकी कोई चीज नहीं। चुप रहो। देवराज चौहान गुर्राया। पुजारी की खास चीज तुम हो। मैं? कमलेश मेहता का स्वर थरथरा उठा। हाँ, पुजारी बहुत खेलता है तुमसे। उसका प्यारा खिलौना हो तुम। देवराज चौहान का स्वर कहर से भराया था। तुम्हें तोड़ूंगा तो बहुत तकलीफ होगी पुजारी भटनागर को। तुम्हारी उससे दुश्मनी है तो मुझे क्यों बीच में खींचते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मेरा तो किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैं पुजारी का बिगाड़ना चाहता हूँ और उसका बिगाड़ने के खातिर मुझे उसकी चीज़ों को बिगाड़ना पड़ रहा है, जैसे कि तुम। इन मामलों में मुझे आप क्यों खींच रहे हैं? मैं तो। तभी गोली का तेज धमाका गूंजा। गर्म अंगारा देवराज चौहान की बाह को झुलसाता हुआ निकल गया। देवराज चौहान ने फुर्ती के साथ खुद को नीचे गिरा दिया। ठीक सामने नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। कमलेश मेहता तेजी से सीढ़ियां उतरती चली गई। देवराज चौहान नीचे गिरते ही कई करवटें लेता चला गया। ऐसा न करता तो दूसरा फायर उसके जिस्म में छेद बना देता। देवराज चौहान ने फायर करने वाले को देख लिया था। वह बंगले का दूसरा रखवाला था, जो उसके देखते ही देखते कुछ दूर दीवार की ओट में हो गया था। अगर उसका निशाना न चूकता तो अब तक उसका काम हो गया होता। करवटें लेते हुए वह दीवार के साथ सटा जा रहा था। उसके लिए यहाँ कहीं भी ओट नहीं थी और यह बात उसके लिए खतरे वाली बात थी। उसने उस तरफ निगाह मारी जहाँ वह फायर करके छिप गया था। वह नजर नहीं आया। देवराज चौहान ने अपनी जगह छोड़ी और दौड़ते हुए सीढ़ियों के करीब पहुंचा
और उतरता चला गया। फायर हुआ, परंतु उस तक नहीं पहुंच सका। ऊपर की रेलिंग के लोहे के साथ ही टकरा कर रह गया था। नीचे आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही देवराज चौहान नीचे झुकता चला गया। ऊपर से फिर कोई फायर नहीं हुआ था। देवराज चौहान ने चारों तरफ निगाह घुमाई। यह हॉल ड्राइंग रूम था, परंतु उसे कमलेश मेहता कहीं भी नजर नहीं आई। बहरहाल उस समय उसे कमलेश मेहता की खास परवाह नहीं थी। बाहर थापर और जगमोहन थे। वह खिसक नहीं सकती थी। चिंता तो उसे शूटर की थी, जो उसे शूट कर देना चाहता था। पहले उससे निपटना जरूरी था। वह खुले में था, कभी भी गोली आकर उसे लग सकती थी। देवराज चौहान वहां से भागा और सामने दिखाई दे रहे सोफे की ओट में जा छिपा। तभी फायर हुआ और जहां वह खड़ा था उस जगह को छोड़ते ही वहां से गोली गुजरी थी। अगर 2 पल भी और वहां खड़ा रहता तो गोली ने उसके जिस्म में होना था। सोफे की ओट में होठ बीचे देवराज चौहान ने आहट लेने का प्रयत्न किया, परंतु कोई आहट नहीं मिली। देवराज चौहान उसी प्रकार खड़ा रहा। कई पलों बाद उसे आहट मिली। देवराज चौहान सतर्क हो गया। आहट कुछ दूर पड़े लंबे सोफे के पीछे से आई थी। देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान फैली। जाहिर थी कि वहां कमलेश मेहता छिपी हुई थी। सोफे पर निगाह मारने के पश्चात उसने पुनः अपना ध्यान शूटर की तरफ लगा दिया। उसकी कोई भी आहट नहीं आ रही थी। देवराज चौहान थोड़ा सा आगे सरका और सोफे के पीछे से सिर निकालकर पहली मंजिल की रेलिंग की तरफ देखा। अगले ही पल उसके होठ भिजते चले गए। वह रेलिंग पर रिवॉल्वर थामे खड़ा सतर्कता से अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाता हुआ उसे ढूंढ रहा था। जाहिर था कि उसे उसके छिपने की जगह के बारे में नहीं पता था। देवराज चौहान ने बीचे होठों से रिवॉल्वर सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। बेआवाज गोली निकली और उसकी छाती में जा लगी। उसके बदन को तेज झटका लगा। हाथ में दबी रिवॉल्वर तो नीचे आ गिरी और खुद वह रेलिंग के पास ही फर्श पर जा गिरा था। 2 पलों तक उसके शरीर के भीतर हरकत होती रही और फिर वह शांत पड़ गया। देवराज चौहान ने सतर्कता से भरी निगाह हर तरफ मारी, परंतु उसे ना तो इंसान नजर आया और ना ही कोई खतरा। जगमोहन की सूचना के मुताबिक बंगले में एक नौकरानी और बची होनी चाहिए, परंतु वह कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। शायद यह सब देखकर कहीं छिप गई होगी। देवराज चौहान अपनी जगह से निकला और हर तरफ निगाह रखते हुए लंबे सोफे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर ऊपर से झुककर देखा। वह भयभीत बिल्ली के भांति सोफे के पीछे सिमटी पड़ी थी। जरा भी हिल नहीं पा रही थी। ठीक उस सिपाही की तरह थी, वह जो किसी चौराहे पर खड़ा होता है। देवराज चौहान ने अपना रिवॉल्वर वाला हाथ आगे किया। कमलेश मेहता को शायद आहट मिल गई थी। उसने घबराकर तुरंत सिर ऊपर उठाया। दोनों की आंखें मिली। देवराज चौहान ने ट्रिगर दबा दिया। गोली ठीक उसकी खुली आंखों के बीच माथे पर जा लगी। देवराज चौहान सोफे से हटा और सीधा खड़ा हो गया। अब वहां कोई भी नहीं था। उसने घड़ी में समय देखा। यहाँ आए उसे 1 घंटा हो चुका था। काम खत्म हो गया था। वह यहाँ से निकलने की सोच ही रहा था कि फोन की घंटी बजने लगी। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर कुछ दूर मौजूद फोन को देखा, फिर आगे बढ़ा और रिसीवर उठा लिया। रिसीवर कान से लगाते ही उसने पुजारी भटनागर की आवाज़ सुनाई दी। कमलेश से कह देना आज मैं नहीं आ पाऊंगा, जब मर्जी आ जाना, कोई जल्दी नहीं। देवराज चौहान के होठों पर कहर भरी मुस्कान उभरी। 2 क्षणों की खामोशी के बाद पुजारी भटनागर की आवाज़ पुनः आई। कौन हो तुम? देवराज चौहान। इसके साथ ही देवराज चौहान ने रिसीवर रखा और पलटकर बाहर की तरफ बढ़ गया। हाथ में रिवॉल्वर दबी थी और चेहरे पर खुखारता के भाव छाए हुए थे। पुजारी भटनागर 1.25 घंटे के बाद उस बंगले पर था। उसने नौकरानी, दोनों गार्डों और दोनों दरबानों की लाशें देखी। अपनी चहेती कमलेश मेहता की लाश देखी। 6 लाशें उसके सामने थी। पुजारी भटनागर का चेहरा पत्थर के भांति सपाट हो गया। उसके साथ 4 खतरनाक गनमैन थे जो बाहर शूटिंग की पोजीशन में थे और बगल में खड़ा था उसका खास सलाहकार और खतरनाक आदमी निरंजन दास।
उसके चेहरे पर भला की गंभीरता और क्रोध के भाव थे। वह दोनों हाथ जेबों में डाल दांतों को बीचे खड़ा था। आंखें सुलग रही थी उसकी। पुजारी ने गर्दन घुमाकर सुलगती निगाहों से निरंजन दास को देखा। सबको यहाँ बुलाओ, सबको यहाँ, निरंजन दास के होठों से निकला। हाँ, यहाँ, पुजारी भटनागर ने सर्द लहजे में कहा। निरंजन दास ने कुछ नहीं कहा, पलटकर फोन की तरफ बढ़ गया। 1.5 मिनट बाद वह फोन से फारिग हुआ और पुजारी भटनागर के पास आ गया। पुजारी भटनागर ने स्थिर अंदाज में सिगरेट सुलगाई। निरंजन दास जी, इस जगह के बारे में सिर्फ तुम्हें ही खबर थी कि कमलेश मेहता मेरी सरपरस्ती में यहाँ रह रही है। आप ठीक कह रहे हैं, निरंजन दास ने बेचैनी से कहा। पुजारी भटनागर आगे बढ़ा और खुली खिड़की पर जा खड़ा हुआ। रात के अंधकार में फैली रोशनियां चमक रही थी। दूर से आती वाहनों की आवाजें। कई पलों तक वह अंधेरे में चमकती रोशनियों को देखता रहा। फिर उसके मुंह से बेहद धीमी आवाज निकली। देवराज चौहान को इस जगह के बारे में कैसे पता चला? निरंजन दास कुछ भी नहीं कह सका। देवराज चौहान को कमलेश मेहता की खबर कैसे मिली? यह आम बात तो नहीं थी। निरंजन दास नहीं बोला। पुजारी भटनागर उसी प्रकार खड़ा रहा। मुझे अरबों के नुकसान से उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी कि आज कमलेश मेहता की मौत से हुई। देवराज चौहान ने मेरे घर में घुसकर वार किया है। बड़े शर्म की बात है हमारे लिए। वह अपना मनचाहा काम कर रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, जबकि हम सब कुछ कर गुजरने के काबिल हैं। अथाह ताकत है हमारे पास। पुजारी साहब, निरंजन दास ने गंभीर स्वर में कहा, देवराज चौहान और हमारे में बहुत फर्क है। हमारा सब कुछ खुले में है, जग जाहिर है, और उसका कुछ भी हमारे सामने नहीं है। वह वार करता है और छिप जाता है। हम उसे तलाश कर सकते हैं, गर्दन पकड़ सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, ऐसा किया जा सकता है। तो ऐसा फौरन किया जाए। पुजारी भटनागर का लहजा सख्त था। एक बार फिर उनके बीच खामोशी छा गई। ये लाशें ठिकाने लगा। नहीं, आने वालों को लाशें दिखाओ। पुजारी भटनागर खिड़की पर ही खड़ा था पीठ किए। और फिर कुछ ही देर में मुंबई अंडरवर्ल्ड की कई खतरनाक हस्तियों ने वहां कदम रखा। जैसे मुंबई का पूरा आतंक वहां इकट्ठा हो गया हो। पुजारी भटनागर की मौजूदगी में सब चाक चौबंद नजर आ रहे थे। सब पुजारी भटनागर की खतरनाक मशीनरी के पुर्जे थे। जुगल केलकर, पुजारी भटनागर का ट्रबल शूटर। कुलवंत, जुगल केलकर का सहायक। ओमी, आदमी और हथियार बारूद के स्टॉक का जिम्मा उस पर था। जब भी किसी को आदमी या आर्म्स की जरूरत होती तो वह ओमी सावरकर से संबंध बनाता। यह देखना भी ओमी सावरकर की ड्यूटी होती कि सामने वाले को वास्तव में उसकी जरूरत है भी या नहीं। इस बात की उसे पूरी छूट थी कि वह चाहे तो सामान वाले की डिमांड को इनकार कर सकता है। उससे सिर्फ निरंजन दास ही जवाबदेही कर सकता था। पेस्टन बाई दरीवाला। कभी वह साइकिल पर दरिया रखकर गली गली बेचा करता था। और एक बार दरी दिखाने के लिए एक औरत के घर गया तो उसे अकेली पाकर उससे बलात्कार किया। वह चीखे नहीं, इस कारण उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। अपने काम से निपटकर फुर्सत हासिल करके औरत को देखा तो पता चला कि मुंह में ठूसा कपड़ा गले के भीतर फंस जाने के कारण उसका दम घुट गया है। वह मर चुकी है। वेस्टर्न बाई दरीवाला ने वहां से निकल जाना चाहा कि तभी पड़ोस की औरत वहां आ गई। मरता क्या न करता। मजबूरी में उसका मुंह भी हमेशा हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। उसके बाद अपनी दरिया समेटकर चुपचाप वहां से खिसक गया। पुलिस ने उसका सुराग पा लिया, उसे दबोचा। तब पेस्टन बाई दरीवाला ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई 70,000 रुपये इंस्पेक्टर के चरणों में रख दी। इस तरह उसे पुलिस से मुक्ति मिली। वह बच निकला था। बहरहाल इतना वह समझ गया था कि कुछ भी कर लो, कानून से निपटा जा सकता है, बशर्ते कि जेब में माल हो। इस तरह उसके अपराधी जीवन की शुरुआत हुई
और साल भर में ही वह नामी दादा बन गया। पुलिस वालों के साथ उसकी पक्की यारी हो गई। अंडरवर्ल्ड में अपने पांव फैलाता जा रहा था। अब तक वह जाने कितने कत्ल कर चुका था। कई कत्लों में तो उसकी सहायता पुलिस वालों ने की और बदले में भरपूर पैसा लिया। पेस्टन भाई दरीवाला का सीधा हिसाब था कि जो अड़े उसे घंटों के भीतर रास्ते से हटा दो। दरीवाला का यही असूल लोगों के लिए आतंक बन गया था। वह हवा बनता जा रहा था। अंडरवर्ल्ड में फैलते उसके कदमों को देखकर पुजारी भटनागर ने उसे अपनी सरपरस्ती में ले लिया। यह बात आज से 6 बरस पहले की है और पुजारी भटनागर की सरपरस्ती में आकर तो पेस्टन भाई दरीवाला दरिंदा बन गया था और आज वह पुजारी भटनागर की खतरनाक मशीनरी का बड़ा ओहदेदार था। ड्रग्स का 70% काम वही संभालता था, पूरी की पूरी कामयाबी के साथ। ना तो वह बिना वजह किसी को मुंह लगाता था और ना ही किसी को लगाना पसंद करता था। अरविंद हेगड़े, खून खराबा करने में मजा आना, खतरनाक आदमी। पुजारी भटनागर की सरपरस्ती में वह हथियारों का डिपार्टमेंट संभालता था। हथियारों को विदेशों से मंगवाना और उन्हें सप्लाई करना अरविंद हेगड़े के जिम्मे था। जुम्मन भाई, आज भी कानपुर के अंदाज की झलक थी उसमें। 20 साल पहले मुंबई आया था खाने कमाने और आज वह पुजारी भटनागर का खास आदमी बना हुआ था। उसके खाते में आता था अपने ही आदमियों पर और उनके धंधों पर निगाह रखना कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। जो ठीक ना हो उसका वह फौरन इंतजाम कर देता था। जुम्मन भाई की निगाहों से कोई गड़बड़ छिप पाना आसान नहीं था। वह उड़ती चिड़िया के पंखों को भी गिन लेता था। अन्य कई बड़े ओहदेदार इस समय मुंबई से बाहर थे। बहरहाल उन सब ने वहां मौजूद लाशों को देखा। हर कोई गंभीर था। रह रहकर उनकी निगाह पुजारी भटनागर पर जा रही थी, जो पीठ किए खड़ा था। सबके साथ गनमैन आए थे, जो कि सतर्कता से बंगले के आसपास ही फैल गए थे। निरंजन दास के इशारे पर सब बैठ गए। ड्राइंग रूम में बैठी मुंबई अंडरवर्ल्ड की सातों हस्तियों को इस तरह मिलकर बैठना अजीब लग रहा था, क्योंकि इस प्रकार इकट्ठे होने का इत्तेफाक कभी कभी ही होता था और आज बुलावा आ गया। बहरहाल यहाँ पड़ी लाशों को देखकर हालात का एहसास तो उन्हें कुछ हो ही गया था। पुजारी भटनागर ने सिगरेट सुलगाई और पलटा। स्थिर कठोर निगाहों से सबको देखने के पश्चात धीरे धीरे चलता हुआ उनके बीच आ खड़ा हुआ। सब बुत की तरह बैठे थे और उसे ही देख रहे थे। पुजारी भटनागर उन सातों के बीच टहलने लगा। निरंजन दास करीबी सावधानी से खड़ा था। पुजारी भटनागर ने सिगरेट का कश लिया और एक एक शब्द चबाकर बोला, आज चौथा दिन है। देवराज चौहान हमारे खिलाफ पांव फैलाता जा रहा है। पहले दिन उसने हमारे आदमियों को बाहर में शूट किया। दूसरे दिन हमारी शिपिंग कंपनी के जहाज को अरबों के माल सहित समंदर में तबाह कर दिया। तीसरे दिन वह राज पाटिल के ठिकाने पर पहुंचा, टोनी जैक्सन बनकर, और बम लगाकर उस पूरे ठिकाने को दबा कर दिया। हमारे पाटिल के साथ करीब 50 आदमी मारे गए और आज चौथे दिन मेरे इस जाति गुप्त ठिकाने पर उसने हमला किया, जिसके बारे में शायद ही किसी को मालूम हो, और यहाँ पर भी उसने सबको शूट कर दिया। यह इत्तेफाक ही था कि जिस समय यहाँ खूनी खेल खेला जा रहा था तब मैंने यहाँ फ़ोन किया, जिसे कि देवराज चौहान ने ही अटेंड किया, और मैं कुछ देर बाद यहाँ पर था। कहते हुए पुजारी भटनागर उन सबके बीच टहले जा रहा था। हाथ कमर पर बंधे थे। जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। हम इतने सारे हैं, वह सिर्फ एक। हमें चाहिए कि हम उसे पकड़कर खत्म करें, जल्द से जल्द यह काम करें। देवराज चौहान कहाँ पर है, इस बारे में हमें मालूम नहीं हो पा रहा। कोशिश करो कि जल्दी मालूम हो। कैलकर, तुम्हें कब का यह काम निपटा देना चाहिए था, परंतु तुमने नहीं निपटाया। सारे आदमी देवराज चौहान की खबर पाने के लिए पूरी तरह मुंबई में फैले हैं। जुगल केलकर तुरंत खड़े होकर कह उठा, परंतु उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 10-12 को छोड़कर बाकी देवराज चौहान को पहचानते नहीं, और हमारे पास कोई तस्वीर भी नहीं है देवराज चौहान की।
वैसे थापर को देवराज चौहान का ठिकाना मालूम है, लेकिन वह अपनी जगह से गायब हो गया है। उसका खास आदमी पंकज सूरी भी कहीं नहीं मिल पा रहा है। मैंने अपने आदमियों को यह भी कह दिया है कि थापर जहां भी नजर आए उसे जिंदा पकड़ने की चेष्टा की जाए। अगर वह मुकाबला करे तो बेशक उसे शूट कर दिया जाए। इतना कुछ करने पर भी वे लोग पकड़ में नहीं आ रहे, तो जाहिर है वह बहुत सावधानी बरत रहे हैं। किसी को अपनी हवा भी नहीं लगने दे रहे। ऐसा कहने से काम तो चलेगा नहीं, निरंजन दास ने तीखे स्वर में कहा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, केलकर ने विवशता भरे स्वर में कहा। तुम्हारा यह जवाब तसल्ली बख्श तो नहीं है। निरंजन दास की आवाज सख्त हो गई। मैं जल्दी यह काम खत्म कर दूंगा, केलकर पुनः बोला। टहलते टहलते पुजारी भटनागर ने सब पर निगाह मारी। सबको मैंने यहाँ उनकी राय जानने के लिए बुलाया है। पुजारी भटनागर पुनः कह उठा। यह मामला अब इतना सीधा नहीं रहा कि इसे हम केलकर के हवाले करके बैठ जाएं। अब सबको मिलकर इस मामले को निपटाना है। कैसे निपटाना है यह बात तुम सब आपस में तय कर सकते हो। मुझे सिर्फ देवराज चौहान की मौत की खबर चाहिए। जो मुझे यह खबर सुनाएगा उसे 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, और जो देवराज चौहान को शूट करेगा उसे 50 लाख इनाम दिया जाएगा। ऐसी ऑफर पुजारी भटनागर ने पहली बार अपने आदमियों को दी थी। इसी से उन सबको इस बात का एहसास हो गया कि मामला गंभीर है। देवराज चौहान यह सब क्यों कर रहा है? जुम्मन भाई ने पूछा। मेरी उससे कोई बात हो गई थी, पुजारी भटनागर ने कम शब्दों में उसे जवाब दिया। क्या बात हुई थी यह पूछने की किसी ने जरूरत नहीं समझी। उसने कहा था कि वह हर रोज मेरा एक नुकसान करेगा, और जरूरत पड़ने पर ज्यादा भी। देवराज चौहान ने जो भी कहा था उसे पूरा कर रहा है। उसका निशाना मुझे तबाह करने का है, अंडरवर्ल्ड किंग की कुर्सी से नीचे उतारने का है। यह काम तो नहीं कर सकता। वह अपनी सोच में कामयाब नहीं हो सकेगा, परंतु हम पर छोटे छोटे वार करके हमें परेशान तो करता ही रहेगा, और मैं परेशानी का सिलसिला ही समाप्त कर देना चाहता हूँ। देवराज चौहान को खत्म कर दिया जाए। यहाँ के बारे में वह तो क्या कोई भी नहीं जानता था, परंतु वह यहाँ तक पहुँच गया। इसी से उसके लंबे हाथों का अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब कि उसके लिए कहीं भी पहुँच जाना कठिन नहीं। अरविंद हेगड़े ने जुगल केलकर को देखा। तुमने अभी तक देवराज चौहान के बारे में क्या मालूम किया है? मालूम किया जा रहा है। अभी ऐसा कुछ भी मालूम नहीं हुआ जो जिक्र के काबिल हो। हैरानी है केलकर, तुम इस मामले में खास कुछ नहीं कर सके, जबकि 4 दिन हो गए। देवराज चौहान का मामला इतना आसान नहीं है, केलकर ने धीमे स्वर में कहा। हार मान रहे हो? जुगल केलकर की आंखों में क्रोध उभरा, परंतु पुजारी भटनागर की मौजूदगी के कारण वह बेहद शांत रहा। खून का घूंट पीकर रह गया वह। किसी काम में वक्त लगाना हार मानना नहीं होता हेगड़े साहब। मैं फिर कह रहा हूँ, यह देवराज चौहान का मामला है। मैं उससे एक बार मिला था। वह बहुत खतरनाक आदमी है। उसे संभालने के लिए हमें ताकत की उपेक्षा अक्ल से काम लेना पड़ेगा। एक ही डंडा सब पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जुगल केलकर ठीक कहता है। पेस्टन भाई दरीवाला ने मुंह खोला। अब तक जो हालात सामने आए हैं उसे देखते हुए हमें ताकत और अक्ल का बराबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबकी निगाहें पेस्टन भाई दरीवाला पर जा टिकी। पूरी मुंबई में हमने देवराज चौहान की तलाश में जो आदमी लगा रखे हैं वह सब बेकार है। हमें उन सबको अपने खास खास ठिकानों पर तैनात कर देना चाहिए, जिस जगह को देवराज चौहान अपना निशाना बना सकता है। इस तरह देवराज चौहान हमारे वारों की जद में आ सकता है। चहलकदमी करता पुजारी भटनागर एकाएक ठिठक गया। पेस्टन भाई ठीक कहता है, मुझे यह बात पसंद आई। पुजारी भटनागर ने कहा। सुना तुमने केलकर, ऐसा ही करो। अपने सब आदमियों को मुंबई में अपने सब ठिकानों पर लगा दो। ओमी तुम्हें और भी आदमी दे देगा जो तुम्हें चाहिए। अब यह काम तुम्हारे जिम्मे है। ऐसा पुख्ता इंतजाम करो कि अगर देवराज चौहान
ऐसी किसी जगह पर पहुंचे तो बच न सके। हमारे जितने भी ठिकाने हैं, हर जगह देवराज चौहान के शिकारी होने चाहिए। अंडरस्टैंड? जी, आज रात ही ऐसा इंतजाम कर दूंगा। पुजारी भटनागर ने अन्य सब पर निगाह मारी। तुम लोग अपना सारा ध्यान देवराज चौहान पर लगा दो, बाकी कामों को कम कर दो। इस समय हमारा सबसे खास और जरूरी काम देवराज चौहान को खत्म करना है, जो हर रोज हमारे बादशाह के महल की एक ईंट निकाल रहा है। अगर उसका ईंटों को निकालने का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो हमारी बादशाह का महल ज्यादा दिनों तक खड़ा नहीं रह सकेगा। सब खामोश रहे। किसी को कुछ और कहना है? पुजारी भटनागर ने पूछा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा आदमियों की जरूरत हो तो मैं बाहर के आदमियों का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं? ओमी सावरकर ने पूछा। बेशक कर सकते हो। फिर कोई कुछ न बोला। अब आप लोग जा सकते हैं। कहने के पश्चात पुजारी भटनागर ने सिगरेट सुलगा ली। सब उठे और विदा लेने के पश्चात बाहर की तरफ बढ़ गए। सबसे पहले बंगले के सदर द्वार के बाहर ओमी सावरकर ने कदम रखा, फिर अरविंद हेगड़े ने, फिर कुलवंत, जुम्मन बाई, जुगल केलकर और फिर पेस्टन बाई धरीवाला ने। एकाएक बक के साथ कुलवंत की खोपड़ी उड़ गई। उसका सिर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। कई पलों तक वह बिना सिर का खड़ा नजर आता रहा। फिर छाती के बल नीचे जा गिरा। खून के छींटे उन सब पर पड़े। महज एक क्षण के लिए तो वे ठगे से खड़े रह गए। अगले ही क्षण जुम्मन बाई, जुगल और पेस्टन बाई बंगले के भीतर थे। सावरकर और हेगड़े ने खुद को उसी समय जमीन पर गिरा लिया। काफी देर तक वहां मौत का सन्नाटा छाया रहा। तभी ओमी सावरकर ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और पोच में जल रहे बल्ब पर फायर किया। बल्ब टुकड़े टुकड़े हो गया। अंधेरा हो जाने के कारण अब आसानी से उन्हें कोई निशाना नहीं बना सकता था। देवराज चौहान बंगले से निकला तो जगमोहन और थापर को साथ निकाल ले गया। वे कुछ दूर खड़ी अपनी कार के समीप ठिठके। देवराज चौहान ने अपनी सिगरेट सुलगाई। जब मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी तो सोचा शायद तुम अपना काम पूरा न कर सको। थापर बोला। काम पूरा हो गया है तो चलें। जगमोहन ने ड्राइविंग ड्रॉ खोलते हुए कहा। मेरे ख्याल में मामला खत्म किया जा सकता है, देवराज चौहान कश लेकर बोला। क्या मतलब? जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। निकलते समय पुजारी का फोन आया था। अपना नाम बताकर मैंने रिसीवर रख दिया। मेरा पूरा विश्वास है कि कुछ देर बाद पुजारी यहाँ बंगले पर अपनी चहेती का हाल देखने जरूर आएगा। तो पुजारी भटनागर को निशाना बनाकर उसका किस्सा समाप्त किया जा सकता है। यह लड़ाई खत्म हो सकती है। जगमोहन और थापर के होठों से कुछ नहीं निकला। हो सकता है पुजारी यहाँ आए ही नहीं, थापर ने विचार भरे स्वर में कहा। मेरे ख्याल में वह आएगा। इंतजार कर लेने में कोई बुराई नहीं, देवराज चौहान ने कहा। और सड़क या ऐसी वैसी जगह से उसे निशाना बनाना खतरे से खाली नहीं। बाजी उलट भी सकती है। हमें रिवॉल्वरों की जगह गनों का इस्तेमाल करना होगा, टेलीस्कोप गनों का। साथ में साइलेंसर होना चाहिए। और उसका निशाना कहाँ से लेंगे? थापर ने पूछा। देवराज चौहान की निगाह कमलेश मेहता के बंगले के ठीक सामने सड़क पार वाले बंगले की तरफ उठ गई थी, जो कि एक मंजिला था। सामने वाले बंगले की छत से वहां से आराम से सीधा निशाना लिया जा सकता है। गन से निकली एक ही गोली इस खूनी लड़ाई को समाप्त कर सकती है, देवराज चौहान ने कहा। हो सकता है पुजारी भटनागर खुद आने की उपेक्षा किसी को यहाँ भेज दे। तब की तब देखी जाएगी, देवराज चौहान ने कहा। तुरंत बंगले पर जाओ और 2 टेलीस्कोप गनें साइलेंसर सहित लेकर सामने वाले बंगले की छत पर आ जाना। इसके जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं फ़ोन करके गनें यहीं मंगवा लेता हूँ, थापर ने कहा। फ़ोन करके? हाँ, बात खुलेगी कि लाने वाला मेरा सबसे खास आदमी है, देवराज चौहान, निश्चित रहो। ठीक है, जाओ फ़ोन कराओ किसी बूथ से, हम छत पर जा रहे हैं। जाओ, मैं गने लेकर वहीं पहुंच जाऊंगा, कहने के साथ ही थापर कार के भीतर बैठा। दरवाज़ा बंद करके इंजन स्टार्ट किया।
और गियर डालकर कार आगे बढ़ाता चला गया। देवराज चौहान और जगमोहन ने आसपास निगाह घुमाई। फायरिंग की आवाज़ों के कारण कहीं कोई हलचल नहीं मची थी। उसके बाद दोनों सामने वाले बंगले की चार दीवारी की तरफ बढ़ गए। रात के 11 बज रहे थे। बंगले में चढ़ने के आधे घंटे के पश्चात उन्होंने दो कारें बंगले में प्रवेश होती देखी। इतनी दूर से नंगी आंखों से भी वह पुजारी भटनागर को पहचान गए, जो एक कार से दो गनमैनों के साथ निकला। साथ में निरंजन दास भी था और दूसरी कार से चार अन्य गनमैन। वे 6 के 6 गनमैन सावधानी से इधर उधर फैल गए और पुजारी भीतर प्रवेश कर गया था। पुजारी को देखते ही देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव आ गया था। पुजारी आया है। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर बोला। हाँ, अगर वक्त रहते थापर गने ले आया तो यह बचेगा नहीं जगमोहन। इसके मरने से क्या होगा? हमारा झगड़ा सिर्फ पुजारी से है। वह खत्म तो झगड़ा खत्म। उसकी चुनौती मैंने स्वीकार की थी। अंडरवर्ल्ड के किंग की कुर्सी से हटाना है उसे, जिंदा या मुर्दा। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। आधे घंटे बाद थापर बंगले की छत पर आ गया। उसके कंधे पर बैग था, जिसमें फोल्डिंग गन के हिस्से थे। देवराज चौहान आगे बढ़ा और दोनों मिलकर फोल्डिंग गन के टुकड़ों को जोड़कर उसे गन का रूप देने लगे। जगमोहन मुंडेर पर खड़ा बंगले की तरफ देखे जा रहा था। देवराज चौहान और थापर ने गन के टुकड़ों को जोड़कर उसे पूरी गन का रूप दे दिया। फिर उसमें गोलियां डाल ही रहे थे कि जगमोहन की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। एक कार बंगले पर आई है। दोनों तुरंत दीवार के पास पहुंचे और सामने वाले बंगले पर निगाह टिका दी। कार सीधी पोर्च पर जा रुकी थी, अन्य कारों के पास। पुजारी ने फोन करके किसी को बुलाया होगा, थापर बोला। फिर कार से निकलने वाले को देखकर चौंका। ओह, यह तो जुम्मन भाई है, पुजारी का खतरनाक कारिंदा। और फिर देखते ही देखते अगले पल एक कार और आई। उसके बाद तो कारों का आने का तांता लग गया। पोर्ट से लेकर बाहरी गेट तक कारों की कतारें लग गई। थापर सबको जानता था और सबके बारे में उन्हें बताता रहा। वह सब भीतर प्रवेश कर गए। उनके साथ आए रक्षक गनमैन बाहर ही टहलकर पहरा देने लगे। इतने लोग होने के बावजूद भी वहां खामोशी थी। इसका मतलब पुजारी ने अपने खास खास आदमियों को बुलाया है, जगमोहन बोला। चंद खास, उसके इतने ही खतरनाक खास आदमी और हैं, थापर ने जवाब दिया। ये यहाँ मीटिंग करेंगे, जगमोहन ने कहा। मुद्दा होगा देवराज चौहान। हाँ, समझो पुजारी ने यह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। यह थापर था। देवराज चौहान और थापर के हाथों में गनें थमी हुई थी। पुजारी की किसी हरकत से हमारे प्रोग्राम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। जब हम गन का इस्तेमाल करेंगे तब हमारे रास्ते में कोई नहीं आ सकेगा। लेकिन ये बहुत सारे लोग हैं, इनके साथ गनमैन बहुत हैं। हम फायर करने के बाद शायद खुद को न बचा सकें, क्योंकि फायर होते ही ये फौरन समझ जाएंगे कि निशाना कहाँ से बांधा जा रहा है और इस बंगले को घेरने में इन्हें देर नहीं लगेगी, जगमोहन ने कहा। इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से तुमने यह बात कह दी, देवराज चौहान ने खूंखार लहजे में कहा। मत भूलो, हमारे साथ गने हैं और गन के दम पर हम बड़े बड़े तूफानों को भी रोक सकते हैं। और फिर यह तो चंद ही लोग हैं। बात तो सही है, थापर ने सहमति में सिर हिलाया। देवराज चौहान की निगाहें बंगले पर जा टिकी हुई थी। थापर, गन तैयार रखो। पुजारी को तो हमने खास निशाना बनाना है, साथ में उसके आदमी खत्म हो सके तो और भी बेहतर होगा, देवराज चौहान ने शब्द चबाए। तीनों की निगाहें बंगले पर जा टिकी। गन पर लगे टेलीस्कोप द्वारा देखने से बंगले की हर चीज स्पष्ट और बेहद समीप नजर आ रही थी। किसी का भी निशाना लेने में दिक्कत नहीं आने वाली थी और न ही निशाना लेने के बाद कोई बचा रह सकता था। देवराज चौहान को पूरा विश्वास था कि निशाने की जद में आने के बाद पुजारी नहीं बचेगा। मतलब कि आज पुजारी खत्म, झगड़ा खत्म। वे उसी तरह बंगले पर निगाह रखे खड़े रहे। करीब 1 घंटा गहरी खामोशी वहां रही। कोई भी हलचल नहीं हुई। आज की कहानी बस यहीं तक।
कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। अगर ये नावल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।